जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल रघु जी एस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी क्या है, इसके सहायक नदियों के बारे में और इसके जितने भी प्रमुख तथ्य हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र का अपवाह तंत्र बनाएंगे। ये है दोस्त हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसमें ऊपर वाला देखेंगे तो ऊपर वाला जो नदी है इसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है? सिंधु की सब सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा बीच में एक आ जाता है पर्वत श्रृंखला, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रृंखला। कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और उसके बाद इसमें और कुछ सहायक नदी आकर मिलती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सयोग हो जाती, सयोग हो जाएगी। इसे मृत्यु की नदी भी कहा जाता है, मृत्यु की नदी। काराकोरम श्रेणी में मृत्यु की नदी, इसे यारकंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक और आकर मिल जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं नुब्रा। नुब्रा इसकी सहायक नदी है सयोग के। उसके बाद एक और नदी आती है इसमें गिलगिट, गिलगिट इसकी सहायक नदी है। हुंजा, जास्कर, सब इसकी सहायक नदी है। तो ये क्या है दोस्त, हमारा सिंधु नदी तंत्र का एक अपवाह तंत्र है। इसी प्रकार से क्या होती है, नदी प्रवाहित होती है। ये निकलती है कैलाश पर्वत श्रृंखला से, इन सबको उद्गम होता है। उसके बाद देखिएगा तो ये अरब सागर में जाकर, अरब सागर में नदमुख का निर्माण करते हैं, यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर अरब सागर में जाकर मिल जाती है, जो पाकिस्तान से होते हुए जाकर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो पूरी तरह से हमारा कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। और इसका प्रवाह देखेंगे तो विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र में इसकी गणना की जाती है, यानी कि विश्व के जो टॉप 10 नदियां होती है उसमें इसकी गणना की जाती है। इसका रैंक टॉप 10 में 8वें नंबर स्थान पे आता है। इस नदी के अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे ये जो सिंधु नदी है, इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई देखिएगा, भारत में इसकी लंबाई जाती है 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई देखिएगा 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अभी आगे सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे, अगर क्षेत्रफल इसका देखें, कुल क्षेत्रफल कितना है पूरा भारत, पाकिस्तान और चाइना यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र को अगर जोड़कर हम देखेंगे तो 11,65,000, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर हम भारत में इसका क्षेत्रफल देखें, भारत में इसका क्षेत्रफल तो 3,21,000, 3,21,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है पूरा। इसका अगर हम क्षेत्रफल का चर्चा करें तब तो ये हमारा क्या है, सिंधु नदी तंत्र की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में देखिएगा 3,21,000 इसका किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ये भारत के बारे में था और ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तथ्य के बारे में था। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति देखेंगे, सिंधु की उत्पत्ति कहाँ है, फिर देखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे दो नदी होता है तो दो नदियों के बीच में जो हमारा मैदान होता है उसे हम लोग बोलते हैं दोआब के नाम से। तो पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रवेश करेंगे सिंधु नदी के एक एक तथ्य के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, दो नदियों के बीच में जो हमारा मैदानी भाग होता है, दो नदियों के बीच में जो खुला मैदान होता है उसे हम लोग बोलते हैं दोआब। या दो नदियों के बीच में जो हमारा मृदा पाया जाता है, खेतियों की भूमि पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं दोआब। तो याद रखिएगा, सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब होता है, सिंधु और झेलम के बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं सिंध दोआब। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्त सिंध दोआब के नाम से जानते हैं।
सिंध दोआब, यही हम लोग बाह्य दोआब भी बोलते हैं। उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को बोलते हैं हम लोग चज दोआब बोलते हैं, चज दोआब। चेनाब और चेनाब और रावी के बीच के दोआब को हम बोलते हैं रेचना दोआब, रेचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच के दोआब को हम बोलते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को बोलते हैं हम लोग विष्ट दोआब, विष्ट दोआब। तो इसे याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। ये दोआब वगैरह से क्वेश्चन देते रहता है कि सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब, तो सिंध दोआब हो जाएगा। झेलम चेनाब के बीच में चज दोआब, चेनाब रावी के बीच में रेचना दोआब, और रावी ब्यास के बीच में बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में जो जाएगा हमारा विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। दोआब का मतलब हो गया दो नदियों के बीच के जो मैदानी भाग होता है उसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे सभी नदियों के ऊपर, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सिंधु नदी का इफेक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं, इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। इसका कुछ हमारा फैक्ट वाला चीज होता है जिसके बारे में हमारा जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तो इसमें देखेंगे। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी एक प्रकार की हिमालयी नदी है, हिमालयी नदी तंत्र। यानी कि जो सिंधु नदी है ये हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त? हिमालय से। जो हमारा तिब्बत के पठार है तो तिब्बत के पठारी भाग से निकलती है, और इसकी जो जितनी भी सहायक नदी है, इसका अधिकांशतः सहायक नदी सब हिमालय से निकलती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हिमालयी नदी तंत्र। और इसे एक और नाम से जाता है, इसे पूर्वगामी नदी भी बोलते हैं, पूर्वगामी, या इसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदी। पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती का अर्थ है? तो वैसा नदी तंत्र जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, या जो हिमालय से पहले से क्या होती है, प्रवाहित होती हो। ये हिमालय से पहले से प्रवाहित होती है, हिमालय से, हिमालय के पहले से प्रवाहित होती है, पहले से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यानी कि ये जो नदी तंत्र है, देखिए जैसे गंगा है, तो गंगा क्या है कि हिमालय के बाद से प्रवाहित होना शुरू हुई है। लेकिन सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, सिंधु, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, इन सभी नदियों का प्रवाह जो देखा जाए तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से प्रवाहित होती है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से प्रवाहित होती है। इसलिए इन तीनों नदियों को कहा जाता है पूर्वगामी नदी या पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर ITSZ का निर्माण करती है। एक बॉर्डर लाइन के जैसा होता है, ITSZ के नाम से जाना जाता है। इंडस, ITZ के नाम जानते हैं, इसे कहा था इंडस, सांगपो, सच्चर। इधर लिख देना दोस्त, ITZ का पूरा नाम ITSZ के नाम जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सिंधु प्लस ब्रह्मपुत्रा को, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा को ITSZ के नाम जाना जाता है। अर्थ हुआ इंडस, सांगपो, सांगपो, सच्चर, जोन। ITSZ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इंडस, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ITSZ का निर्माण करती है। इंडस, सांगपो, सच्चर जोन का निर्माण करती है। तो इसे दोस्त याद रखिएगा, ITSZ का निर्माण कौन करती है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ITSZ का निर्माण करती है। हम लोग बोलते हैं इंडस, सांगपो, सच्चर जोन के नाम से। ये कहाँ है? तो तिब्बत में है। और ये क्या करती है, इसका कार्य क्या ITSZ का? तो ITSZ का जो कार्य है ये क्या करती है कि जैसे कि भारत के जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट को अलग करता है, यानी कि उसको डिवाइड करता है। कि यानी कि ITZ के ऊपर वाला भाग जो हो जाता है हमारा यूरेशियन प्लेट हो जाता है, और ITZ के नीचे वाला जो भाग आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को ITZ के द्वारा अलग किया जाता है। ITZ का निर्धारण कौन करता है? तो इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर अलग करता है। ITZ का पूरा नाम इंडस सांगपो सच्चर जोन होता है। ठीक है, तो हमारे क्या था, इसका इफेक्ट वगैरह था, और भी कुछ बहुत कुछ है इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसे थोड़ा हटा रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, स्पेस कम होने के कारण बोर्ड पर थोड़ा सा मिटाना पड़ता है। आप देखेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसका फैक्ट वाला बात में। तो ये तिब्बत सिंधु नदी जो है,
सिंधु नदी को हम लोग कहते हैं विश्व के बड़े नदियों में इसकी गणना की जाती है, बड़े नदियों में इसकी गणना की जाती है, विश्व के बड़े नदियों में गणना की जाती है। इसकी लंबाई देखेंगे हम लोग तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहती है। भारत में अगर हम इसकी लंबाई देखें, भारत में इसकी लंबाई तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है भारत में। 1100 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है, किसकी, तो सिंधु नदी की। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग उत्पत्ति देखेंगे कहाँ से निकलती है, ये दोस्त ध्यान दीजिएगा, कहाँ से निकलती है, तो ये है इसका उद्गम जो स्थान है तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से, और तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और वहीं पे देखिएगा मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, और उस मानसरोवर झील के नजदीक में एक ग्लेशियर, इसे बोलते हैं हम लोग बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से इस नदी का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, बोखारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको मिटाकर बढ़िया से इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शब्द आपका नाम सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियां है। उसके बाद बीच में देखेंगे इन दोनों नदियों के बीच में जो द्वाब है, उस हम लोग द्वाब के नाम जानते हैं, जैसे सिंधु द्वाब, चज द्वाब, रेचना द्वाब, बारी द्वाब, विश्व द्वाब। उसके बाद यही द्वाब है हमारा ITAZ के परिणाम इंडिया सांको सच्चर जोन के नाम से। ITAZ क्या करता है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को दोनों को डिवाइड करता है। और उसके बाद देखिएगा ITAZ कौन कौन सी नदी है, तो इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आवश्यकता पड़े तो मानचित्र इसका बनाऊंगा। अब समझेंगे इसके बारे में, हम लोग एक एक करके सभी बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद इसका हर एक सहायक नदी के बारे में भी चर्चा होगा। ठीक है, देखिए सिंधु जो है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई अगर हम लोग देखें, लंबाई तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी, तो भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद और चर्चा करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 11,65,000, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में इसका क्षेत्रफल देखेंगे 3,21,000 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है भारत में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विश्व के सबसे बड़ी नदियों में गणना की जाती है, और उसके बाद और चर्चा होगा, तो इसे हम लोग पूर्वगामी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, पूर्वगामी नदी, या पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जानते हैं, पूर्ववर्ती नदी। ये एक प्रकार की हिमालयी नदी तंत्र है। कौन सा नदी तंत्र है दोस्त, हिमालयी नदी तंत्र है, यानी कि हिमालय से निकलती है। इसका नदमुख कहाँ है, नदमुख इसका देखेंगे दोस्त, तो नदमुख जो है इसका, नदमुख इसका कहाँ है, तो नदमुख याद रखिएगा, इसका नदमुख जो है अरब सागर है। क्या है, अरब सागर, अरब सागर, यानी कि अरब सागर में जो कराची वाला पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, कराची, कराची से पूर्व जाकर क्या हो जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो इन सभी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु नदी जो है, सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत की इसकी लंबाई हो जाती है 1114 किलोमीटर, क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। इसे पूर्वगामी नदी, पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय नदी तंत्र है, अरब सागर में जाकर क्या होती है, गिरती है। ठीक है, उसके बाद ये भी चर्चा किए थे कि जो है नदी ITSZ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ITSZ का निर्माण करती है, ITSZ का निर्माण करती है। ITSZ के नाम पूरा भी देखे थे, इंडस सांगपो सच्चर जोन। ये क्या करता है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में बॉर्डर को निर्धारित करता है कि कौन सा भारतीय प्लेट है, कौन सा यूरेशियन प्लेट है। और इसमें कितनी नदी है, तो 2 नदी है। सांगपो हम लोग ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो का नाम जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तो सांगपो और इंडस, यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों क्या हो जाती है, ITZ का बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसका उद्गम स्थान कहाँ है, सिंधु का उद्गम कहाँ से निकलती है, सिंधु का उद्गम कहाँ है दोस्त, तो याद रखिएगा सिंधु का जो उद्गम स्थान है,
सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है यह है हमारा कैलाश पर्वत श्रृंखला। अगर चोटी पूछे, पर्वत पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्त? पर्वत क्या हो जाएगा? कैलाश, कैलाश पर्वत। ठीक। अगर इसमें पूछा जाए कि झील कौन सा होगा, तो झील याद रखिएगा मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती है। अगर पूछे ग्लेशियर कौन सा है, या ग्लेशियर यानी कि हिमनद कौन सा है, हिमनद कहा यानी कि हिमालय वाला क्षेत्र से निकलते, पूरा हिमनद हमारा कहाँ होता है? हिमालय क्षेत्र में होता है। तो ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए ग्लेशियर का नाम है बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है दोस्त? तो ये निकलती है बुखारचू ग्लेशियर से। पर्वत कौन सा? कैलाश पर्वत श्रृंखला। झील कौन सा? मानसरोवर झील से। और उसी के बगल में, मानसरोवर झील के ही बगल में स्थित है बोखारचू ग्लेशियर, जिसका मेन उद्गम स्थान जो है बोखारचू ग्लेशियर ही है, यहीं से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो ये भारत में प्रवेश कहां से करती है? भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है, इसे यहाँ पे मानचित्र पर समझेंगे भारत के। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, उसके बाद जाएगी इस ऊपर वाला हिस्सा में और फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हिस्सा नहीं हम लोग बोलते हैं दमचौक। तो भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से। और उसके बाद भारत के बाद ये पाकिस्तान, यहाँ पे आता है बॉर्डर पाकिस्तान के, तो भारत से बाद पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है? तो पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, चिलास नामक एक स्थान है पाकिस्तान में, चिलास, या उसे हम लोग चिल्लर के नाम से भी जानते हैं, चिल्लर। ठीक है, तो चिल्लर से प्रवेश करती है, चिलास से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, और पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिलस या चिल्लर का चिलास या चिल्लर के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहा, सिंधु नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रृंखला। झील कौन सा? मानसरोवर झील है। ग्लेशियर कौन सा? तो बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से। पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करते हैं? चिलास या चिलर नामक स्थान से क्या होती है? प्रवेश करती है। ठीक है, तो यह हमारा रहा किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस भारत वाले मानचित्र पे समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या लिखना चाहें तो लिख भी सकते। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, फिर आगे समझेंगे। फिर एक बार हम भारत के मानचित्र बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला की जरूरत नहीं है, ऊपर हम लोग देख लेते हैं। हम बस इतना हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे हमारा कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा। और यहीं पे देखिएगा एक है मानसरोवर झील, और उसी के बगल में बोखारचू ग्लेशियर। ज्यादा ऊपर हो गया तो थोड़ा सा नीचे में रहेगा, डाउन में रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रृंखला, इसी के बगल में है मानसरोवर झील, और वहीं से निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से क्या होती है, नदी निकलेगी और ये भारत में प्रवेश करेगी दमचौक से। और दमचौक से प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद ये क्या हो जाती है, ऐसे आकर अरब सागर में चली जाती है। बस समझ रहे ना? तो ये जो स्थान है, ये जो स्थान, इसे हम लोग बोलते हैं दमचौक। इसका नाम है दमचौक, दमचौक। अरे जहां से निकल रही है यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे चिलास या चिल्लर कहा जाता है, चिल्लर, चिलास या चिल्लर के नाम से जाना जाता है ना। अब उसके बाद देखिएगा तो पूछता है नदी, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होती है? सिंधु नदी तंत्र जो है भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित है, इसका नाम क्या है? लद्दाख। सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में ही प्रवाहित होती है, उसके सहायक नदी अन्य राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन जो सिंधु है सिर्फ लद्दाख में, और लद्दाख के मात्र एक ही जिला में, जिसका नाम क्या है? लेह, लेह जिला में ही प्रवाहित होती है।
इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य या किसी भी जिला में प्रवाहित नहीं होती है। भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिला में ही प्रवाहित होती है। ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा ना दोस्तों, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। ऊपर देखिएगा तो एक पर्वत श्रृंखला, हम लोग बोल सकते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला, गड़बड़ हो गया। ऊपर देखिए लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद नीचे देखिएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है कि ये जो नदी तंत्र है ये दमचौक से प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद ऊपर से लद्दाख पर्वत श्रृंखला क्या करेगी, काट देगी। ऐसे काटने के बाद फिर ऐसे आती है, ठीक है, और ऐसे आने के बाद ये क्या होती है, नीचे चली जाती है। यानी कि कहाँ से निकली है, कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकली है। उसके बाद भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और उसके बाद प्रवेश करने के बाद क्या होगी, लद्दाख, लद्दाख में प्रवेश करेगी। लद्दाख में प्रवेश करने के बाद एक लद्दाख पर्वत श्रृंखला है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, उसको क्या करती है, काटती है। और काटने के बाद पश्चिम से, ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्तर से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। और एक किन किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होने लगती है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी तंत्र जो है किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवाहित होती है, किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में, किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें लद्दाख प्लस जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवाहित होती है। कहाँ से निकल रही है, तो मानसरोवर झील के बोकारो ग्लेशियर से। उसके बाद कहाँ आई, भारत में दमचौक से प्रवेश की, लद्दाख में प्रवेश की। लद्दाख के बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला को दो भाग में काटी, फिर उसके बाद नीचे वाला भाग में जिसमें लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवाहित होगी। किस दिशा से किस दिशा में, तो याद रखिएगा पश्चिम से उत्तर दिशा, उत्तर से पश्चिम दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। उत्तर से पश्चिम दिशा में देखने की प्रवाहित हो रही है। उत्तर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पश्चिम दिशा में इधर आ रही है, ठीक है। तो उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। लद्दाख और जास्कर के बीच से उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसको दोस्त याद रखिएगा। ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में मेन फैक्ट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए। इसके बाद आएगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, जो हम लोग अगले वीडियो में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।